तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में अपन बात कर रहे थे, तो इसमें एक पॉइंट लिखना, नोट डाल के 2-3 पॉइंट लिखेंगे, उनके ऊपर डिस्कशन करना है। तो पहला पॉइंट लिखना कि इन पी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ second period elements exceptionally low lower than that of third period elements। तो ये चीज अपन ने बोली थी कि अपने पास जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पे जो है डिक्रीज करता है। तो अगर अपने सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड जाएंगे तो जनरल ट्रेंड के हिसाब से क्या होना चाहिए था, सेकंड पीरियड का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है पी ब्लॉक में, और हर ग्रुप में होगा, मतलब ग्रुप 13 में वैसा ही होगा, ग्रुप 14 में वैसा ही होगा, लास्ट तक सब में ऐसा ही हो रहा है कि सेकंड पीरियड का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है सेकंड पीरियड के एलिमेंट का, वो थर्ड पीरियड वाले से कम हो जा रही है, और जनरल ट्रेंड के हिसाब से तो उसकी ज्यादा होनी चाहिए थी। तो इसके दो रीजन है, रीजन में लिख देता हूँ, एक्सप्लेन अभी कर देंगे अपन लिखने के बाद। तो ड्यू टू, पहला है अपने पास स्मॉल साइज ऑफ second period element, रिलेटिवली उनकी साइज क्या होती है, छोटी होती है। सेकंड जो है अपने पास, इसमें आ जाएगा अपने पास हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ electrons in case of second period elements। ये भी एक तरह की साइज से रिलेटेड है, तो दो रीजन हो गए अपने पास, दोनों को अपन एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो पहले अपन तो बोल क्या रहा है कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक में, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में कम होती है, जबकि जनरल ट्रेंड के हिसाब से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो जैसे अगर अपन एग्जांपल लेके अपने पास मान लो कि हेलोजन फैमिली से अपन ले लेके अपने पास एक क्या है, फ्लोरीन है, और ये अपने पास क्लोरीन है। तो फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है तो उसका साइज कम रहेगा, क्लोरीन थर्ड पीरियड का है तो उसका साइज क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ये अपने पास इसका न्यूक्लियस हो गया, ये अपने पास इसका न्यूक्लियस हो गया, ये अपने पास फ्लोरीन है, ये अपने पास क्लोरीन है। अब अगर इनके वैलेंस सेल को देखें तो फ्लोरीन सेकंड पीरियड का, इसलिए इसमें वैलेंस सेल कौन सा रहेगा, सेकंड सेल रहेगा। क्लोरीन की अगर अपन बात करें तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो उसका वैलेंस सेल कौन सा रहेगा, थर्ड सेल रहेगा। और 17 ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं दैट इज हेलोजन फैमिली, उनमें क्या होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे भी सेकंड पीरियड में क्या होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पे भी अपने पास क्या है, 7 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन यहाँ पे वैलेंस सेल कौन सा है, थर्ड सेल है। तो ये हो गया अपने पास 5, 6 एंड 7। तो अपन बोल रहे हैं कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनकी साइज क्या है, कम है, और फ्लोरीन के केस में जो सेकंड सेल है जिसकी साइज कम है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे काफी ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो रिलेटिवली पास पास है। जबकि क्लोरीन में देखोगे तो थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो थर्ड सेल की साइज क्या है, ज्यादा है, तो वहां पे रिलेटिवली रिपल्सन कम रहेगा। और ये जो अपन बोल रहे हैं ना कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के केस में साइज क्या होती है, उनकी छोटी होती है। तो ये वाला फैक्टर बाकी बॉन्डिंग में अपन डिस्कस करेंगे कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के केस में अगर कोई फैक्टर सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है तो वो है साइज का फैक्टर, कि उनकी साइज रिलेटिवली क्या होती है, कम होती है। इस वजह से वहां पे जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करते हैं। सर एक तो बार अपन ये कर दीजिए नोट्स कॉपी। हाँ अभी कर देंगे, पहले समझ लेते हैं। तो अपन ये बोल रहे हैं कि अपने पास फ्लोरीन है,
क्लोरीन सेकेंड पीरियड का है तो उसका साइज कम है और कम साइज में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो होगा ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करेंगे, यहाँ पे जो रिपल्सन होगा वो ज्यादा रहेगा। और रिलेटिवली यहाँ पे जो क्या है, इलेक्ट्रॉन तो 7 ही है लेकिन वहाँ पे साइज क्या है, ज्यादा है, थर्ड सेल में है इसलिए, तो वहाँ पे रिपल्सन रिलेटिवली कम रहेगा। तो अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करना है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो फ्लोरीन के केस में अपने पास आया इलेक्ट्रॉन, ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन हो गया जिसको अपने को ऐड कराना है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे आएगा, तो ये भी एक तरीके से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन हो गया क्लोरीन के लिए, जिसको अपने को ऐड कराना है। तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि जो जैसे मैंने बोला कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस सेल में उनका रिपल्सन सबसे डोमिनेटिंग होता है। तो ये जो अपने पास सेकंड सेल में जो सेकंड सेल अपने पास है सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए वैलेंस सेल, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को काफी ज्यादा रिपेल करेंगे, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको ज्यादा रिपेल करेंगे और इतना रिपल्सन करेंगे कि तुमको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या होगा, काफी ज्यादा हो जाएगा और नेट में भी तुमको हो सकता है कि कभी कभी एनर्जी पॉजिटिव आ जाए, लेकिन तुमको मतलब कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पे इस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अपने पास जो है क्लोरीन के केस में अगर अपन बात करें तो क्लोरीन के केस में उतना रिपल्सन नहीं रहेगा जितना फ्लोरीन के केस में है, क्योंकि क्लोरीन का साइज ज्यादा है। तो जो 7 इलेक्ट्रॉन है इजीली एडजस्ट हो जाएंगे थर्ड सेल में। तो ये अपने पास हो गया कि यहाँ पे जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन रहेगा उस पर ज्यादा रिपल्सन आएगा फ्लोरीन के केस में, क्लोरीन के केस में कम रिपल्सन आएगा। तो जो अपन बोल रहे थे ना कि पहले स्टेप में जब अपने इलेक्ट्रॉन को ऐड करने जाते हैं एटम में, तो पहले अपने को एनर्जी देना पड़ता है एटम को, और जब एनाइन बन जाता है तो उस केस में एनर्जी रिलीज होती है, और नेट जो होता है अपने पास एनर्जी रिलीज अपने पास होता है। मैंने देखा था, मतलब अपने बोला था कि 2 स्टेप प्रोसेस है, तो पहले स्टेप में एनर्जी देना है, दूसरे में एनर्जी रिलीज होगा, नेट में एनर्जी रिलीज अपने को दिखेगा। तो फ्लोरीन के केस में एक तुमको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसकी वजह से उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो रिलेटिवली कम आएगी, जो अपने पास एक्सपेक्टेड वैल्यू थी उससे कम आएगी, या वहां पे कम एनर्जी रिलीज होगी। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में इस चीज को अपन आगे भी एक्सप्लेन करेंगे कि सेकेंड सेल की साइज क्या होती, कम होती है, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली एडजस्ट नहीं हो पाते, उनका रिपल्सन काफी ज्यादा होता है। तो अपन ने वही लिखा है कि इन पी ब्लॉक electron affinity of second period elements exceptionally lower than that of third period elements। तो पहला रीजन अपन लिख रहे कि स्मॉल साइज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स और हाई चार्ज डेंसिटी। तो साइज कम है, चार्ज डेंसिटी का मतलब देखो ये होता है, चार्ज डेंसिटी अपन लिखते हैं कि अगर अपन बात करें किसकी, चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी बेसिकली अपने पास क्या है, चार्ज अपॉन साइज। वैसे डेंसिटी मतलब अपने पास क्या होता है कि मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना प्रेजेंट है, जैसे अपन मास डेंसिटी बात करते हैं तो अपन वहां पे क्या लिखते हैं, मास बाय वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज बाय वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम को अपन क्या कर सकते हैं, साइज से रिलेट कर सकते हैं, तो जनरली अपन इसको अपन ऐसे लिखते हैं, चार्ज अपॉन साइज। ठीक है, तो चार्ज अगर अपन एक ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए बात करें तो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है तो नंबर सेम रहेगा। और ये चीज मैंने पहले भी बोला था कि अगर चार्ज कम वॉल्यूम में प्रेजेंट है, अगर कंसंट्रेटेड है, एक ही जगह प्रेजेंट है, तो ज्यादा इफेक्ट क्रिएट करता है, अपना ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करता है। अगर ज्यादा वॉल्यूम में फैला हुआ है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। तो इसी को अपन चार्ज डेंसिटी से रिलेट कर सकते हैं कि अगर चार्ज डेंसिटी कम है मतलब कम वॉल्यूम में ज्यादा चार्ज है, वो चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा है तो ज्यादा वॉल्यूम में कम चार्ज है। उल्टा बोल दिया क्या, अगर चार्ज डेंसिटी अपने पास ज्यादा है, अपन चार्ज अपॉन साइज बोल रहे हैं, तो अगर चार्ज डेंसिटी अपने पास ज्यादा है मतलब कम वॉल्यूम में ज्यादा चार्ज है, और चार्ज डेंसिटी अगर अपने पास क्या है, कम है, तो ज्यादा वॉल्यूम में कम चार्ज है। तो यहाँ पे देखोगे तो अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन है और वॉल्यूम कम है, तो मतलब यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है फ्लोरीन का वो ज्यादा रहेगा, कम वॉल्यूम में ज्यादा चार्ज। और क्लोरीन के केस में बात करें तो थर्ड सेल हो गया, तो उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, रिलेटिवली ज्यादा रहेगा, तो वहां पे 7 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज डेंसिटी अपने पास कम रहेगी। मतलब यहाँ पे जो चार्ज था इलेक्ट्रॉन का वो ज्यादा वॉल्यूम में फैला हुआ है, यहाँ पे जो चार्ज था वो कम वॉल्यूम में फैला हुआ है, तो इसका इफेक्ट अपने को ज्यादा दिखेगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो यहाँ पे अपने को रिलेटिवली ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ
सर यही इफेक्ट बाकी ग्रुप्स में भी तो होता होगा, बस इतना नहीं होता होगा ना, मतलब बाकी पीरियड्स में। अब बाकी पीरियड में साइज ज्यादा हो गया तो वहां पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। हाँ ऊपर कर दिया सर, एक बार सर स्लाइड ऊपर देखो, ये सर हो गया। तो देखो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे नॉर्मल अपन एग्जांपल ले तो कभी कभी ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं अगर लोगों को इजीली समझ में नहीं आता कि अपने पास मान लो कि फ्लोरीन है, तो उसमें अपने पास क्या है कि इतनी सी जगह है जिसमें अपने को 7 इलेक्ट्रॉन को बिठाना है। तो ये जो जगह है मतलब वही 7 इंसान है, मान लो कि इसको अपने को इस जगह पे बिठाना है, इस तरीके से ऐसे समझो। तो यहाँ पे वो इजीली नहीं आ पाएंगे, लेकिन क्लोरीन के केस में अपने पास साइज इतना सफिशिएंट है कि 7 आदमी को तुम इजीली एडजस्ट करा सकते हो। अब ये फ्लोरीन का जैसे केस में साइज कम था, इसलिए यहाँ पे अपन एडजस्ट नहीं करा पा रहे थे, तो उनका रिपल्सन क्या रहेगा, कम रहेगा, एकदम धक्का मुक्की एक दूसरे के साथ करेंगे तब वो आ पाएंगे। लेकिन क्लोरीन थर्ड पीरियड हो गया या हाई पीरियड के एलिमेंट्स हो गए, तो उनमें इतना स्पेस होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक दूसरे पे एडजस्ट कर सकते हैं, उनका रिपल्सन जो होता है उतना ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पाता है। लेकिन सेकेंड पीरियड वाले में सेकेंड सेल वैलेंस सेल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं कम वॉल्यूम में, तो उनका इफेक्ट जो है अपने को ज्यादा दिखता है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी रिपल्सन दिखेगा, तो उस पर ज्यादा रिपल्सन आएगा तो अपने को पहली स्टेप में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। तो ये पी ब्लॉक में होगा अपने पास हर ग्रुप के लिए। तो अगर अपन ऑर्डर देखें कि ऑर्डर क्या हो जाएगा अपने पास, तो पहले तो अगर अपन इसको यहाँ पे लिख ले हैं कि अपन क्या बोल रहे हैं कि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, या जनरलाइज कर देते इसको ड्यू टू स्मॉल साइज, more electron density around nucleus, so incoming electron feels more repulsion so energy required या required energy in first step, जब इलेक्ट्रॉन को अपन न्यूट्रल एटम में ऐड कर रहे थे, in first step increases and electron affinity decreases, तो रिलेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो अगर अपन एक्चुअल ऑर्डर देखें तो अपने पास क्या आएगा कि जनरल ट्रेंड के हिसाब से अगर देखते हैं तो अपने पास फ्लोरीन था, ब्रोमीन था एंड आयोडीन है। तो अपन जनरल ट्रेंड के हिसाब से बोल रहे हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे अपने पास क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए था। तो डाउन द ग्रुप जाने पे अपने पास इस तरीके से डिक्रीज करना चाहिए था कि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन फ्लोरीन के केस में क्या हुआ अपने पास कि फ्लोरीन जो है सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पे जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन से वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से अपने को पहले स्टेप में एनर्जी ज्यादा देना पड़ रहा है, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज कर जा रहा है, जितना अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम हो जा रहा है। और कम होके इतना कम हो जा रहा है क्योंकि क्या हो रहा है, क्लोरीन से तो कम है लेकिन ब्रोमीन आयोडीन से अभी भी ज्यादा रहेगा। तो एक्चुअल ऑर्डर जो आएगा अपने पास ऐसा आ जाएगा, क्लोरीन का सबसे ज्यादा है, फिर फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। तो ये अपने पास ऑर्डर रहेगा जो अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, और जिस तरीके से अपने पास मतलब इसको रिलेट करके अपन याद रखेंगे कि जिस तरीके से अपने पास हेलोजन फैमिली का ऑर्डर आ रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ कि हेलोजन फैमिली में अपने पास ऐसा ऑर्डर आ रहा है। तो जैसा हेलोजन फैमिली में ऑर्डर आता है, पीछे आगे दिखा दीजिए। एक मिनट मैं पहले लिख दूं कि जैसा हेलोजन फैमिली में ऑर्डर आ रहा है वैसे ही कार्बन फैमिली के लिए भी आता है। मतलब वहां पे क्या होगा, देखो अपने पास यहाँ पे पहले क्या होगा, थर्ड पीरियड का आ रहा है, फिर सेकंड पीरियड आ रहा है, फिर फोर्थ पीरियड और फिर फिफ्थ पीरियड। तो कार्बन फैमिली में वैसे होगा कि पहले अपने पास जो है वो आएगा क्या, थर्ड पीरियड दैट इज सिलिकॉन, फिर आएगा अपने पास क्या, कार्बन, फिर अपने पास
जर्मेनियम, फिर अपने पास टिन, और चाहो तो लेड को भी इंक्लूड कर सकते हो। मतलब चेंज अपने पास क्या हुआ कि कार्बन का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन वही सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन हुआ, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन बढ़ेगा, उसकी वजह से उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है? सिर्फ सिलिकॉन से कम हो रहा है, लेकिन बाकी एलिमेंट से ज्यादा रहेगा। तो सेम ट्रेंड पी अपने ब्लॉक पास आ एलिमेंट है गया। ना, क्या जी? पी ब्लॉक एलिमेंट में ना सिर्फ। हाँ, सिर्फ पी ग्रुप में होता है। अगर एस ब्लॉक की बात करोगे तो डाउन द ग्रुप जाने पे रेगुलरली डिक्रीज करता है, चाहे ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2 हो, क्योंकि एस ब्लॉक में अपने पास क्या हुआ, ग्रुप 1 में एस सिर्फ ब्लॉक एक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एस ब्लॉक में अगर अपने पास ग्रुप 1 है तो ग्रुप 1 में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ग्रुप 2 है तो वहां पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उनमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे अगर अपन बात करें किसके लिए, ऑक्सीजन फैमिली के लिए, ऑक्सीजन फैमिली, तो ऑक्सीजन फैमिली में भी अपन क्या सेम चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है एंड पोलोनियम है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे अपन क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे भी वही दिक्कत होगा कि ऑक्सीजन जो है अपने पास सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड सेल में प्रेजेंट है, तो ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करेंगे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो ज्यादा रिपल्सन क्रिएट कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट स्टेप में जो एनर्जी दे रहे थे उसका अमाउंट थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी अपने पास कम हो जाएगी, और यहाँ पे इतना कम हो रहा है कि सबसे कम हो जा रहा है, सबसे लास्ट में चला जाएगा ऑक्सीजन। तो अपने पास जो ऑर्डर आएगा वैसा आएगा, सबसे ज्यादा सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, और सबसे कम रहेगा किसका, ऑक्सीजन का। तो ये इस तरीके से याद रखना है। क्या जी? दोबारा अच्छा, दोबारा बताना है। तो ये मैं ये बोल रहा था, देखो कि अपने पास जो है, मतलब जनरल ट्रेंड के हिसाब से अगर अपन देखें कि अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड, तो अपन बोल रहे थे कि अपने पास क्या होना चाहिए, डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप अगर अपन मूव करते हैं तो इस हिसाब से ऑक्सीजन से अगर अपन पोलोनियम की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज करना चाहिए था। ये तो अपने पास जनरल ट्रेंड के हिसाब से आ गया, लेकिन एक्चुअल में अपन ने बोला कि अपने पास जब भी अपन बात करते हैं किसकी, पी ब्लॉक में सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की, तो ऑक्सीजन भी अपने पास क्या है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है और सेकंड पीरियड एलिमेंट है। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और वो क्या है, सेकंड सेल में प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो जैसे अपन बोल रहे थे कि जब भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट रहेगा तो वहां पे क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिपल्सन जो रिलेटिवली ज्यादा आता है, क्योंकि वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो छोटे से सेकंड सेल में एडजस्ट नहीं हो पाते, तो ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करते हैं। तो ऑक्सीजन के लिए भी सेम कहानी रहेगी कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रिपल्सन ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा उसको रिपेल करेंगे। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अगर ज्यादा रिपेल कर रहे हैं, जैसे अपन क्लोरीन बोल रहे थे, तो वहां पे अपने को इलेक्ट्रॉन को ऐड करते टाइम जो पहला स्टेप में एनर्जी देना पड़ रहा था वो एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। अगर एनर्जी ज्यादा देना पड़ गया तो जो नेट में रिलीज हो रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी अपने को देना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से जो वैल्यू आ रहा है या जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आ रही है वो इतनी कम आ रही है कि सल्फर से भी कम है, सेलेनियम से भी कम है, पोलोनियम से भी कम है। जैसे अपने ऊपर में क्या बोला था कि फ्लोरीन का क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन सिर्फ क्लोरीन से कम हो रहा है, ब्रोमीन और आयोडीन से तो ज्यादा है। यहाँ पे अपने पास क्या हुआ, सबसे ही कम हो गया। सर ये इसका सब चीज कोई अपने को, एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इतना कम क्यों हो रहा है, बस हो ही जा रहा है ना। हाँ ये मतलब वैल्यूज देख के ही निकले अपन। ओके सर। हाँ, तो ये हो गया अपने पास कि सर एक करेक्ट बार ऑर्डर जो पिछला है वो, साइड दिखा दीजिए। हाँ तो अपने पास बच गया क्या, बोरॉन। तो बोरॉन के लिए अपन भी वही बोलेंगे कि जैसे अपने पास क्या हो रहा था, ऑक्सीजन फैमिली चल रहा है, वैसे बोरॉन वाले के लिए भी ऑर्डर आता है, बोरॉन फैमिली। तो बोरॉन फैमिली में अपने पास, ऑक्सीजन फैमिली में क्या हुआ कि अपने पास जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट था वो सबसे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन सबसे कम हो जा रहा है, सबसे लास्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे भी यही होगा कि बोरॉन जो है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, बाकी वही आएगा। तो सबसे ज्यादा एक तरीके से एल्यूमिनियम हो जाएगा, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थेलियम, और सबसे कम जो है अपने पास बोरॉन। तो इसको या तुम ऐसे कर सकते हो कि
कार्बन और हेलोजन फैमिली दोनों में एक जैसा ट्रेंड आ रहा था। ऑक्सीजन और बोरॉन फैमिली इन दोनों में एक जैसा ट्रेंड आ रहा है। तो कार्बन और हेलोजन में एक जैसा है, बोरॉन और ऑक्सीजन में एक जैसा है। इस तरह की थोड़ा रिलेट करके ध्यान रखना। और हो क्या रहा है कि कार्बन और हेलोजन के केस में कि जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है वो थर्ड पीरियड से कम हो जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन और बोरॉन में क्या हो रहा है कि जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है वो कम तो हो रहा है लेकिन सबसे ही कम हो जा रहा है, मतलब सबसे लास्ट में चला जा रहा है। तो ये 4 ऑर्डर है अपने पास। अभी नाइट्रोजन फैमिली की बात करेंगे, वहां पे तो क्या होता है पॉजिटिव हो जाती है, तो उसको भी अपन अलग से डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट वो लिखते हैं अपन, इसको क्वेश्चन की तरह डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है कि वो तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, मतलब अलग अलग लैंग्वेज चेंज कर सकता है लेकिन पूछेगा नॉर्मली यही कि अगर अपन नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो अपने पास बनेगा क्या N- केस। तो अगर नाइट्रोजन में अपन इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये जो अपने पास प्रोसेस है एक तरीके से क्या एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे अपने को नेट में एनर्जी देना पड़ रहा है। लेकिन इसके नीचे जो एलिमेंट है दैट इज फॉस्फोरस। तो अगर फॉस्फोरस में अपन एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वहां से अपने पास बनेगा क्या P-। तो इसमें अपने पास क्या हो रहा है एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो तुमको पूछेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके 2 रीजन अपन बोलेंगे। एक तो अपने पास वही हो जाएगा कि नाइट्रोजन जो है सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पे जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करते हैं, इस वजह से अपने को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। तो वो अपने पास बाकी ग्रुप्स में भी आ रहा था, ग्रुप 13, ग्रुप 14, 16, 17 इन सब में भी आ रहा था कि सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट था उसका एनर्जी कहीं पे क्या हो रहा था थर्ड पीरियड से कम हो रहा था और कहीं पे सबसे कम हो रहा था, उसके अपन ने जस्ट डिस्कशन किया। लेकिन नाइट्रोजन का तो क्या होगा सीधा पॉजिटिव हो गया। इन सबके केस में नेगेटिव तो है, यहाँ पे एनर्जी फ्लोरीन के केस में रिलीज होगा लेकिन अपन जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना रिलीज नहीं हो रहा है। सेम तरीके से ऑक्सीजन के केस में भी एनर्जी रिलीज होगा लेकिन उतना नहीं रिलीज हो रहा जितना अपना एक्सपेक्टेड था। अपन तो मान रहे थे कि इस ग्रुप में सबसे ज्यादा इसी का रिलीज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, सबसे कम रिलीज हो रहा है। लेकिन नाइट्रोजन के केस में तो अपने को देना पड़ रहा है, वो एंडोथर्मिक हो गया। तो इसमें एक और एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाएगा हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का था वो तो ठीक है, उसकी वजह से अपने को एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ा। और साथ के साथ नाइट्रोजन के केस में क्या होगा कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2p3। तो वहां पे अपने को उसकी वजह से भी और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब जो टोटल एनर्जी गिवन होगा वो टोटल रिलीज से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए अपने पास एंडोथर्मिक हो गया प्रोसेस। तो ये रीजन रहेगा अपने पास कि पहला तो अपन वो लिख सकते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन। तो स्मॉल साइज होने की वजह से चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगा वैलेंस सेल में, सेकंड सेल जो है, इस वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा रिपल्सन आएगा और अपने को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड न्यूक्लियस ठीक है। और दूसरा अपने पास क्या हो जाएगा हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि नाइट्रोजन हैज हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसकी वजह से भी अपने को और एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक तरीके से 2 फैक्टर आ गए जिनकी वजह से अपने को एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है। तो जो एनर्जी गिवन है फर्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन के केस में वो एनर्जी रिलीज की कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगी, तो नेट में अपने को पॉजिटिव ही दिखेगा। तो प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे एंडोथर्मिक, मतलब अपने जितना दे रहे हैं उससे कम रिलीज हो रहा है, तो अपने पास पॉजिटिव बोलेंगे उसको। लेकिन फॉस्फोरस अपने पास थर्ड पीरियड का है, हाफ फील्ड उस पे भी है लेकिन थर्ड पीरियड का है, तो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रहा होगा। तो ये हो गया। तो ये अपने पास था पी ब्लॉक में वेरिएशन इस तरीके से। तो ये वाला क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है बार बार, अलग अलग लैंग्वेज में पूछता रहता है, तो ये समझ में आना चाहिए। ये हो गया अपने पास। अब जैसे अपने पी ब्लॉक में बोला वैसे एस ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप जाने पे रेगुलरली डिक्रीज करेगा, मतलब वहां पे चाहे ग्रुप 1 की बात कर लो चाहे ग्रुप 2 की बात कर लो, अपने पास जो है सेकंड पीरियड ही क्या रहेगा सबसे ज्यादा रहेगा। तो वहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो ये चीज चाहो तो लिख लो कि नो एक्सेप्शन, नो सच एक्सेप्शंस इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। या वैसे ध्यान भी रह जाएगा और तुमसे पूछेगा भी नहीं, वो इतना नहीं पूछता है वो।
तो मैंने जैसे बोला कि जितना लिखाया जाएगा उतना ही पूछता है वो। ये हो गया अपने पास। सर नोबल अब गैसेस इसमें में होता है ये? नोबल गैस में तो अपने पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है ना उनकी, ओके सर। तो उनका भी ऑर्डर तुमसे कभी नहीं कंपेयर कराएगा। वो होने को बोले तो होगा ही अपने पास। हाँ, तो एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो नोट में कंटिन्यू कर लो या नया नोट लगा के लिख लो, क्योंकि थोड़ा अलग टाइप का डिस्कशन है। तो देखो मैं इसमें क्या बोलना चाह रहा हूँ कि तुमको इजीली समझ में आना चाहिए वैसे अगर ध्यान से सोचोगे तो। क्या अपने पास मान लो कि एक एलिमेंट है एक्स गैस, इसमें अपन ने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो अपने पास क्या बना, एक्स माइनस गैस। तो अपन नॉर्मली बोलते हैं कि अगर किसी भी न्यूट्रल एटम में अगर अपन इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, दैट इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने पास क्या होता है, जनरली नेगेटिव होता है। वैसे अपन साइन पे जा नहीं रहे। तो अगर अपन ने एक एलिमेंट था न्यूट्रल एटम, इसमें अपन ने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो अपने पास बन गया क्या, एनाइन। तो ये अपने पास इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे कि ये अपने पास इक्वेशन हो गया किसके करस्पॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स, और इसमें जो भी एनर्जी रिलीज होगा उसको अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इक्विवेलेंट बोल देंगे। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा सोचूं कि मेरे पास मान लो कि एक्स माइनस था और एक्स माइनस में से मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाला, तो अपने पास क्या बनेगा, एक्स बनेगा और इलेक्ट्रॉन साथ में रिलीज होगा। तो एक्स माइनस में से इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या होगा कि वो एक्स माइनस का आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि उल्टा रिएक्शन जो एक तरीके से बता रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस। तो मैं यहां से क्या बोलना चाह रहा हूँ कि न्यूट्रल एटम का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो एनाइन की आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होती है, अगर मैग्नीट्यूड वाइज अपन वैल्यू की बात करें तो। ये चीज समझ में आती है क्या? यस सर। यस सर। सबको क्लियर है? तो यही चीज अपन लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम is equal to ionization energy of its anion। और इसका उल्टा भी बोल सकते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी जो एनाइन का हो न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर रहेगा। ये है अपने पास। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, या वो तुमको क्या करेगा कभी कभी जैसे दे देगा कि अपने पास क्या है, मतलब क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसे कि जैसे अपने पास मान लो कि बोरोन है, बोरोन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल देगा कि -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वैसे इतनी वैल्यू नहीं होती, कम होती है। अपन बोल दे कि -5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो पूछेगा कि बी माइनस का आयनाइजेशन एनर्जी कितना रहेगा, तो वही अपने पास पॉजिटिव में आ जाएगा 5.4। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, या करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट ये दे देगा कि करेक्ट है कि नहीं है। तो ये हो गया। इसी तरीके से सेकंड एक और पॉइंट अपन लिखेंगे इसमें, अगर एक ले रहे तो वो भी समझ में आ जाना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट अपने पास ऐसे हैं कि अपने पास मान लो कि एक एटम में ए, कुछ भी ले लो, ए गैस, इसमें से अपन ने इलेक्ट्रॉन निकाला, तो अपने पास क्या बनेगा, ए प्लस गैस, और इलेक्ट्रॉन निकल गया ई। तो इस वाले प्रोसेस को अपन क्या बोला, एक तरीके से अपन ने जो अपने पास न्यूट्रल एटम है ए, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला तो ए प्लस बना और इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इस प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग जो भी एनर्जी आएगा उसको अपन बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्विवेलेंट। और इस रिएक्शन को अपन लिख सकते हैं कि ये अपने पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए से इलेक्ट्रॉन निकलने का प्रोसेस। अब अगर इसको उल्टा कर दें, कि अगर इसको अपन उल्टा कर देते हैं तो उल्टा अपन किस तरीके से देखेंगे कि अपन एक तरीके से क्या है कि जो ए प्लस था उस पर अपन इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो ए प्लस में अपन ने क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो ए प्लस में इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कैटायन। तो अपन इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, ए ही बनेगा। तो ये एक तरीके से अपने पास क्या हो जाएगा, सेकंड वाले को देखेंगे तो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए प्लस कैटायन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे मैं वो क्या बोल सकता हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इट्स कैटायन। तो ये भी पॉइंट तुमको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन
आयोनाइजेशन एनर्जी ना, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रल एटम के हिसाब से डिफाइन करेंगे. न्यूट्रल एटम is equal to electron affinity of its cation, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कैटायन इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रल एटम. तो इसमें चाहे तो डाल दो वाइस वर्सा. तो ये 2 पॉइंट थे, ये अपने पास हो गया कि न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनाइन के आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होता है, और न्यूट्रल एटम का आयनाइजेशन एनर्जी कैटायन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर होता है. ठीक है, तो ये अपने पास लगभग खत्म है. इसमें एक लास्ट चीज बता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. चलो, तो नेक्स्ट अपने पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ही है, कोई अलग नहीं है. तो इसको अपन जनरली से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका एंथैल्पी जो होता है इसको अपन लिखते हैं डेल्टा एच से, इसका रिप्रेजेंटेशन है एंथैल्पी का. और अपन बात करें इलेक्ट्रॉन गेन तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं डेल्टा ईजी, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, जी फॉर गेन. तो ऐसे अपन सिंपली इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ईजी. तो बेसिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, तो इस पर अपन ने थोड़ा सा डिस्कशन पहले भी किया था कि किसी ने बोला था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है. कि अपन जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन करते हैं तो वहां पे अपन एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपन डिफाइन करते हैं तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे होते हैं. मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब एक इलेक्ट्रॉन है एक एटम में ऐड कराना है, तो उसमें जो भी एनर्जी एक्सचेंज हुआ उसको अपन ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दिया. लेकिन एक चीज मैंने बोला था कि यहाँ पे अपन एनर्जी रिलीज के हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं कि कितना एनर्जी रिलीज हुआ है. तो मैंने बोला था कि नेगेटिव में जितनी ज्यादा वैल्यू रहेगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी उतनी ज्यादा मानी जाएगी, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू है मतलब वो रिलीज हो रही है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपन पहला चेंज तो ये करेंगे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको 1 मोल एटम्स में ऐड करना है. तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल एटम, मतलब हर एटम को अपने को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है. ये मैंने 6.022 into 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स लिए, दैट इज 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, और 6.022 into 10 की पावर 23 ही एटम्स लिए, दैट इज 1 मोल एटम. और एक एटम को पकड़ के उसमें एक इलेक्ट्रॉन में ऐड करता जा रहा हूँ. तो नेट में जो भी एनर्जी चेंज होगा उसको अपन क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब यहाँ पे अपन एनर्जी रिलीज के हिसाब से बात नहीं कर रहे, यहाँ पे अपन उल्टा कंपेयर करते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को उतना ज्यादा माना जाएगा. तो ये 2 डिफरेंस है. पहला डिफरेंस कि वहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक एटम था, यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल एटम है. वहां पे अपन हमेशा एनर्जी रिलीज के हिसाब से बात कर रहे थे, मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू रहेगा अपन बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा है क्योंकि उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अपन एनर्जी रिलीज हुआ है चाहे एब्जॉर्ब हुआ है, लेकिन अपन कंपेयर करेंगे तो पॉजिटिव साइन के साथ. तो जितना पॉजिटिव रहेगा उतना ज्यादा उसको माना जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को. तो ये मेजर 2 डिफरेंस है, तो उसको अपन डेफिनेशन से भी डिफरेंशिएट कर देंगे. तो देख के भी तुमको समझ में आएगा. देखो कि इट इज net amount of energy change तो एनर्जी चेंज की अगर अपन बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है. तो पॉजिटिव के हिसाब से फिर अपन नॉर्मल कंसीडर करते हैं कि जितना पॉजिटिव है उतना ज्यादा है. तो नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन 1 mole electrons are added, 1 more electrons are added to 1 mole of an isolated gaseous atom. तो वही है कि हर एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है. 1 मोल इलेक्ट्रॉन है 1 मोल ही एटम्स है. टू फॉर्म ये भी लिख देते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे तो मतलब ऐसा इनएन बनेगा जिसमें -1 चार्ज रहेगा. तो टू फॉर्म यूनी नेगेटिव या मोनो नेगेटिव, जो लिखो यूनी नेगेटिव
-1 चार्ज वाला एनाइन बनेगा, यूनी नेगेटिव एनाइन, इस सर तरीके से। 1 मोल एनायंस बनेंगे ना? हाँ 1 मोल एनाइंस बनेंगे। तो ये है अपने पास, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि वहां पे नेगेटिव साइन के साथ देखते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से रिलेट कर सकता हूँ कि अगर मोल वाइज अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो रहेगा वो अपने पास क्या रहेगा, माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि दोनों का कंपैरिजन का तरीका ही अलग अलग है, एक को माइनस साइन के साथ तो एक को प्लस साइन के साथ। तो एक माइनस का क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा दोनों में। एक और चीज आती है, तो इसमें इतना ही डिस्कस करना था। कभी कभी क्वेश्चन देखो ऐसे दे देता है कंफ्यूज करने के लिए, वो तुमको लिखेगा कि 2 3 जितने भी एलिमेंट्स दे रखे वो एलिमेंट दे देगा, वो बोलेगा कि कंपेयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ब्रैकेट में लिख देगा विथ नेगेटिव साइन, विथ नेगेटिव साइन। तो अगर उसने लिख दिया कि विथ नेगेटिव साइन कंपेयर करना है, तो एक तरीके से क्या बोला, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही कंपेयर करना है अपने को। अगर ये साथ तुमको लिखा हुआ मिल रहा है कि कंपेयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विथ नेगेटिव साइन, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि तुमको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही कंपेयर करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विथ नेगेटिव साइन ये अपने पास क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये दोनों में डिफरेंस सिर्फ साइन का ही है। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे थोड़ा और क्लियर होगा कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। कि जैसे अपने पास है कि अरेंज 16th group elements in increasing order of electron affinity and electron gain enthalpy, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने को अरेंज करना है। और साथ में तुमको वैल्यूज गिवन है कि अगर अपन बात करें कि जब अपन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे अपने पास जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो -144 किलोजूल पर मोल है। मतलब 1 मोल ऑक्सीजन लेके अगर उनमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन अपन ऐड करेंगे तो -144 किलोजूल का एनर्जी रिलीज होगा। सल्फर की अगर अपन बात करें तो सल्फर के लिए अपने पास आ जाएगा लगभग -200 किलोजूल पर मोल, इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है। सेलेनियम की अगर आप बात करें तो सेलेनियम के लिए वैल्यू आती है अपने पास -195 किलोजूल पर मोल। वैल्यूज थोड़ा इधर उधर हो सकता है, अपन समझने के लिए इसे रख रहे हैं। इसी तरीके से अपने पास क्या है, टेलुरियम है, तो अपने पास होती है कितना, -190 किलोजूल पर मोल। और पोलोनियम में अगर अपन इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वहां पे जो एनर्जी रिलीज होती है अपने पास -174 किलोजूल पर मोल। ठीक है, अब अपने इनको एक बार तो क्या करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर में रखना है, और एक बार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपन ने बोला था क्या कि नेगेटिव साइन, मतलब जितना ज्यादा रिलीज है उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो नेगेटिव साइन के साथ जहाँ पे वैल्यू ज्यादा रहेगी उसको अपन ज्यादा मानेंगे। तो सबसे ज्यादा अपने पास क्या रहा, -200 सल्फर में, मतलब सबसे ज्यादा रिलीज यहाँ पे हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर का सबसे ज्यादा है। उसके बाद अपने पास सेलेनियम के लिए रिलीज हुआ है, तो अपने पास हो जाएगा क्या, सेलेनियम। उसके बाद अपने पास टेलुरियम में रिलीज हुआ है कितना, -190, तो फिर आएगा अपने पास टेलुरियम। उसके बाद अपने पास -174, मतलब 174 अपने पास रिलीज हुआ है किसमें, पोलोनियम में, तो फिर आएगा पोलोनियम। और यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए रिलीज हुआ है कितना, 144, सबसे कम, तो सबसे कम हो गया ऑक्सीजन का। तो इस तरीके से अपने को एनर्जी रिलीज के हिसाब से ऑर्डर लिखना था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो ये अपन लिख भी चुके हैं कि ऑक्सीजन के लिए सबसे कम आता है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है इसलिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने को पॉजिटिव के हिसाब से देखना है कि पॉजिटिव के कितना पास है। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो उस पे अपन उल्टा बोलेंगे कि जिसके लिए सबसे कम नेगेटिव वैल्यू रहेगी, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा मानी जाएगी। तो यहाँ पे अपन उल्टा बोले कि पॉजिटिव में जितना ज्यादा है उतना ज्यादा
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपन बोलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा कौन, ऑक्सीजन। तो सबसे कम नेगेटिव उसके लिए, इसलिए अपन सबसे पहले ऑक्सीजन को, तो पूरा जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो सबसे कम नेगेटिव इसके पास है, मतलब पॉजिटिव के सबसे पास है। या वैसे भी अपन देखें कि नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव में जितना कम रहता है, जैसे -2 -3 बोले तो अपन क्या बोलते हैं कि -2 बड़ा होता है, तो उस तरीके से भी देख सकते हो। तो ऑक्सीजन के लिए सबसे कम नेगेटिव है, तो सबसे ज्यादा एक तरीके से ऑक्सीजन हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाइज अपन बात करें तो। उसके बाद पोलोनियम आएगा, क्योंकि उसके लिए ऑक्सीजन से कम नेगेटिव है, सॉरी ऑक्सीजन से ज्यादा नेगेटिव है। फिर उसके बाद टेलुरियम, फिर सेलेनियम, और सबसे कम आ जाएगा सल्फर का, क्योंकि उसके लिए नेगेटिव में सबसे ज्यादा है, तो उसको सबसे कम माना जाएगा। तो डिफरेंस अपने पास कुछ नहीं है यहाँ पे। ऐसा है कि ये जो अपने पास है, ये अपने पास न्यू कंसेप्ट है मेजर करने का, कि जब भी अगर अपन एक एलिमेंट में या एक एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो वहां पे जो एनर्जी चेंज हो रहा है उसको मेजर करने का नया तरीका है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो ये पुराना कंसेप्ट है। तो डिटेल में अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हिसाब से ही बात किया, लेकिन कभी कभी वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की भी बात कर लेता है। तो फिर तुमको ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए आ रहा है, उसको अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए जस्ट उल्टा कर देंगे। वैसे बहुत कम चांस है कि तुमको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंपेयर कराएगा। और एक जो कंफ्यूज करने के लिए वो देता है, वो मैंने बता दिया है। वो कभी कभी बोलेगा कंपेयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ब्रैकेट में लिख देगा विथ नेगेटिव साइन। तो उसका मतलब ये हो गया कि तुमको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही पूछा जा रहा है। इसमें अपने पास नेक्स्ट जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो है क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो पहली बात तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन बॉन्डेड एटम्स के लिए डिफाइन करते हैं। बॉन्डेड एटम्स मतलब जो बॉन्ड बना के रहेगा। तो इतना थोड़ा बहुत तो तुमको आइडिया होगा कि जैसे अपने पास सिंगल बॉन्ड है, टेंडेंसी टू गेट अट्रैक्टेड। हाँ वो देखेंगे अपन कि सिंगल बॉन्ड है, तो अपने पास सिंगल बॉन्ड में क्या होता है कि दो एटम है ए और बी, तो एक इलेक्ट्रॉन ए का आएगा, एक इलेक्ट्रॉन बी का आएगा, दोनों में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाएगा। इसी को अपन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो सिंगल बॉन्ड हो गया, तो दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से अगर अपने पास डबल बॉन्ड हुआ, तो डबल बॉन्ड अपन दो बॉन्ड दिखाते हैं। तो उसका मतलब अपने पास ये होता है कि जैसे मान लो कि दो एटम है अपने पास एक्स एंड वाई, तो एक्स भी दो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, वाई भी दो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो अपन एक बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे लाइन बनाते हैं, उसका मतलब ये होता है कि उसके दोनों एंड पे एक एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से कि दोनों के बीच क्या है, ए और बी के बीच दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग है। इसी तरीके से एक्स और वाई के बीच अपन ने दो लाइन बना रखी, उसका मतलब ये कि एक इलेक्ट्रॉन ए रहा, एक इलेक्ट्रॉन ए रहा, मतलब दो इलेक्ट्रॉन हो गए किसके, वाई के। एक इलेक्ट्रॉन ए रहा, एक इलेक्ट्रॉन ए रहा, मतलब दो इलेक्ट्रॉन हो गए किसके, एक्स के। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन एक्स के और 2 इलेक्ट्रॉन वाई के हैं। तो इस तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने पास कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, बनने के पीछे रीजन क्या है, वो सब तो अपन बॉन्डिंग में पढ़ेंगे जो अपना नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। तो फिलहाल तो इतना ध्यान रखोगे तो अपना काम बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अपन बॉन्डेड एटम्स के लिए डिफाइन करते हैं, जिन्होंने बॉन्ड बना रखा है उनके लिए डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से अपन एक और बॉन्ड लिखते हैं, क्या, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में अपने पास क्या होगा, कुछ भी ले लो कि अपने पास मान लो कि एक एटम है एम, इसमें अपने पास क्या होंगे, एम के 3 इलेक्ट्रॉन आए, और दूसरा एलिमेंट है अपने पास क्या, एन, तो एन के भी क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन आए। तो तीनों के क्या करेंगे, दोनों के 3-3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करेंगे, तो टोटल अपने पास हो जाएंगे क्या, 6 इलेक्ट्रॉन, कि एन के 3 इलेक्ट्रॉन ये और एम के 3 इलेक्ट्रॉन ये, इनकी क्या हुई है, शेयरिंग हुई है। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है, दोनों एटम से 3-3 इलेक्ट्रॉन आए। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, दोनों से 1-1 इलेक्ट्रॉन आएगा। डबल बॉन्ड का मतलब होता है 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, दोनों से 2-2 इलेक्ट्रॉन आएगा। और ट्रिपल बॉन्ड मतलब होता है कि दो एटम्स के बीच टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, उसमें से 3-3 इलेक्ट्रॉन दोनों से आ रहा है। तो कोवेलेंट बॉन्ड को अपन ऐसे बोलते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। वो सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, या फिर ट्रिपल हो सकता है। ठीक है, अब पहली बात तो अपन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन कर रहे हो एक बॉन्ड में डिफाइन करते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड नहीं बोला, सिर्फ एक बॉन्ड के लिए डिफाइन करते हैं। कि जैसे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है,
ट्रिपल बॉन्ड मतलब यहाँ पे 3 बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड मतलब वहाँ पे 1 बॉन्ड है। तो एक ही बॉन्ड के अंदर अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करते हैं। तो चाहो तो भी बोल सकते हो कि सिंगल बॉन्ड के अंदर अपन डिफाइन कर रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है, थोड़ा उसको समझते हैं। अगर इतना क्लियर है तो, कि अपने पास मान लो कि वापस अपन आ जाते हैं कि 2 एटम है अपने पास ए एंड बी, वो दोनों ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। अब क्योंकि ए और बी दोनों एटम अलग अलग है, मतलब ए जैसे कार्बन हो सकता है, बी जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, तो दोनों एटम अलग अलग हैं। तो अपने पास जो ए का न्यूक्लियस होगा उसमें अलग प्रोटॉन होंगे, बी के न्यूक्लियस में अलग प्रोटॉन होंगे। मतलब दोनों का जो जेड इफेक्टिव है, अगर डायरेक्ट ऐसे बोल देते भी सही है कि दोनों का जो जेड इफेक्टिव रहेगा वो अलग अलग रहेगा। अगर दोनों का जेड इफेक्टिव अलग अलग है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि अगर दोनों एटम अपने पास डिफरेंट है तो हो सकता है अपने पास की जो ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्ड में है, इन बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो ए है ये ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, कि अगर ए का न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है। तो मैं बोल देता हूं कि मान लेते हैं आप ये बस समझने के लिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएटेड बाय न्यूक्लियस वो क्या है, ए के केस पे ज्यादा है और बी के केस में कम है, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग प्रोटॉन है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये अपन जेड इफेक्टिव में बढ़ चुके हैं कि किसी के न्यूक्लियस का ज्यादा अट्रैक्शन क्रिएट करता है, किसी का न्यूक्लियस कम अट्रैक्शन क्रिएट करता है। वो डिपेंड करता है कि उसके न्यूक्लियस में टोटल कितने प्रोटॉन है और डिस्टेंस कितना है। तो अपन मान रहे हैं कि जो फोर्स जा रहा है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो ए के केस में ज्यादा जा रहा है और बी के केस में कम जा रहा है। तो एक बार जब अपने पास बॉन्ड बन जाएगा तो बॉन्ड बनने के बाद इलेक्ट्रॉन चले गए शेयरिंग में। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अपन बोल रहे हैं कि जो ए का न्यूक्लियस वो ज्यादा अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ए की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे और बी की तरफ कम अट्रैक्टेड रहेंगे। तो मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्लाउड होता है, ये अपन ने क्वांटम नंबर में पढ़ा था। मतलब जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है वो ए की तरफ ज्यादा शिफ्ट हुआ रहेगा और बी की तरफ कम रहेगा। तो बेसिकली किया क्या था बॉन्ड बनने के लिए कि ए ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने इक्वल शेयरिंग की थी। लेकिन ए का क्या है, उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा इफेक्ट रहेगा क्योंकि उसका न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा अट्रैक्शन क्रिएट करता है। मतलब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ए की तरफ ज्यादा झुके हुए रहेंगे। हाँ बोलो। सर ऐसे तो बॉन्ड टूट नहीं सकता क्या बाद में? नहीं, वो अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं है ना कि वो इलेक्ट्रॉन को पूरा अपने अंदर पुल कर लेगा। अच्छा। बी भी तो मतलब ऐसा होगा ना कि दोनों खींच रहे हैं, बी भी खींच रहा है ए भी खींच रहा है, जैसे अपन रस्सी नहीं खींचते पकड़ के, तो उस टाइप का है कि ए भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच रहा है, बी भी खींच रहा है। लेकिन ए की तरफ से ज्यादा पावर लग रहा है इसकी तरफ, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ए की तरफ ज्यादा खींचा हुआ रहेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है। तो अगर इस बॉन्ड में अगर मान लो कि दोनों इलेक्ट्रॉन ए ही होते, चलो इसको ऐसे समझ लेते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन अगर अपने पास दोनों एटम अगर ए ही होते तो तब तो क्या होगा, दोनों एटम जो है बराबर इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पे जितना अट्रैक्शन इस ए से आता उतना ही इस ए से आता, तो एकदम वो बीच में प्रेजेंट रहते सिमेट्रिकली इस यस तरीके से सर। मान लो। ठीक है, तो सिमेट्रिकली इस तरीके से प्रेजेंट रहता, मतलब किसी की तरफ ना ज्यादा किसी की तरफ ना कम। अब लेकिन अपने पास एटम अलग अलग है, तो अगर एटम अलग अलग है तो एक ज्यादा खींचेगा एक कम खींचेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जैसे अपन बोल रहे कि एक की तरफ से ज्यादा फोर्स लग रहा है तो एक की तरफ थोड़ा ज्यादा झुका हुआ रहेगा इस तरीके से, और बी की तरफ कम रहेगा। तो जैसे अपन बोल रहे थे दोनों एटम सेम रहता है तो इक्वली दोनों का फोर्स आता तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन ए ज्यादा अट्रैक्शन लगा रहा है तो ए की तरफ ज्यादा चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसी चीज को डिफाइन करने का तरीका है कि इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो एटम ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अपन बोलेंगे कि ज्यादा है बेसिकली। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को अपन डिफाइन करें, पहले डेफिनेशन लिख ले, तो इसको अपन इसी तरीके से लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो बॉन्ड में प्रेजेंट है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब एटम का खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, चाहो तो पूरा ऐसे लिख लो कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, टेंडेंसी ऑफ एन एटम, ज्यादा सही रहेगा, एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो कितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, कितना कम अट्रैक्ट करेगा, वो बेसिक बात है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से आ रहा है, न्यूक्लियस से आ रहा है। कि एक्सक्यूज जिसका मी सर, न्यूक्लियस, हाँ बोलो। सर ये आयोनिक कंपाउंड्स में नहीं होगा? नहीं, आयोनिक कंपाउंड में तो कैटायन एनायन है ना, तो उनमें ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। ओके सर, ओके सर। हाँ, सोच तुम सही रहे हो, होना वहां पे भी चाहिए। तो आगे अपन एक चीज पढ़ेंगे, ये चीज तुमने शायद सुना भी होगा कि कोवलेंट कोई भी बॉन्ड होता है ना तो 100% आयनिक होता है, ना ही 100% कोवलेंट होता है। हाँ, फसान रूल। तो वो जो तुम सोच रहे हो ना उसी की वजह से आता है, उसको अपन आगे पढ़ेंगे। तो अभी तो तुम इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो अभी जैसे अपन ने यहाँ पे बोला कि ए ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो अपन बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है, क्योंकि ए का टेंडेंसी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, तो अपन ऐसा बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, कि ए ज्यादा अट्रैक्ट करता है एज कंपेयर टू बी, मतलब ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जब भी एक बॉन्ड आएगा, तो एक बॉन्ड में अगर दोनों एटम एक ही जैसे हैं, तो अगर दोनों एटम एक जैसे रहेंगे तो वहां पे तो दोनों के न्यूक्लियस का बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम अट्रैक्शन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा, बीच में ही प्रेजेंट रहेगा। लेकिन एक बॉन्ड के जो दोनों एटम है, अगर वो अलग अलग है, तो दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पे अलग अलग रहेगा। तो जिसका ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा उसको अपन बोलेंगे कि उसकी टेंडेंसी जो है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ज्यादा है और दूसरे की कम है। तो जिसकी कम है उसको बोलेंगे कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और जिसकी ज्यादा उसको बोलेंगे कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जैसे अपने यहाँ पे ए और बी के लिए देखा। और टेंडेंसी किसकी ज्यादा रहेगी, किसकी कम रहेगी, तो तुम इजीली सोच सकते हो कि जो जितना ज्यादा फोर्स क्रिएट कर पाएगा न्यूक्लियस से ही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। तो जिसका न्यूक्लियस जितना ज्यादा अट्रैक्शन क्रिएट कर पाएगा उसका टेंडेंसी उतनी ज्यादा रहेगी, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ज्यादा रहेगी। तो सिर्फ अपन फैक्टर्स में बात कर लेंगे, क्या क्या फैक्टर है सर। तो ये क्लियर है क्या, किस तरीके से अपने डिफाइन किया टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। सर सर क्या सब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्यों अट्रैक्ट करते हैं? बॉन्डेड को वैलेंस, वो तो अंदर वाले को भी करते हैं ना, अंदर वाले के लिए अपन अलग तरीके से डिफाइन कर रहे थे, जेड इफेक्टिव की बात कर रहे थे उसके लिए। तो अलग अलग तरीके से उनको डेफिनेशन दे रहे हो, कुछ नहीं है कि अपने एक एटम के लिए भी तो बात किया था कि एटम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव डिफाइन कर रहे थे कि इसके लिए क्या जेड इफेक्टिव रहेगा, किसके लिए क्या रहेगा, अट्रैक्ट तो सबको करेगा। सर इसमें यहाँ पे शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको तो मतलब सर करते हैं अट्रैक्ट, जिनकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है। लोन पेयर है, इसको क्यों नहीं करते हैं? लोन पेयर को भी करते हैं, लोन पेयर को क्यों नहीं करते? करते हैं। हाँ, तभी तो लोन पेयर वहां पे है, वो इसको भी अट्रैक्ट करेगा, क्यों नहीं करेगा न्यूक्लियस। लेकिन लोन पेयर सिर्फ एक एटम के ऊपर होता है ना, उसकी शेयरिंग थोड़ी होती है। तो लोन पेयर के ऊपर सिर्फ एक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन रहेगा। वैसे अपन बॉन्डिंग में देखेंगे सब चीजें, तुमने बॉन्डिंग पढ़ लिया, वैसे तुम्हारा डाउट आ रहा तो वहां पे पूछना, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन किया कि अपने पास दो एटम है ए एंड बी, तो ये बॉन्ड उन्होंने बनाया एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके। लेकिन अपन बोल रहे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ए का ज्यादा है और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इस वजह से जो ए है ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। अच्छा, इसमें अपने पास अगर एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं तो अपने बोलते हैं कि ए के ऊपर जो है पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो ए ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके पास रहेगा, साथ में जो बी का इलेक्ट्रॉन था उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी थोड़ा इसकी तरफ झुका हुआ रहेगा, तो अपन नेट में बोल देंगे कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो एक बॉन्ड में अगर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ ज्यादा खींचा होता है, तो इसलिए अपन बोलते हैं कि उस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, कंप्लीट नेगेटिव नहीं है, वो दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड पार्शियली उसकी तरफ झुका हुआ है, मतलब नेगेटिव चार्ज थोड़ा उसकी तरफ ज्यादा है, उसको अपन डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव इस तरीके से दिखाते हैं।
कि जिस पे पार्शियल पॉजिटिव है उसको बोलेंगे किसके दूर है इलेक्ट्रॉन क्लाउड इससे, और जिस पे पार्शियल नेगेटिव है अपन बोलेंगे कि उसके पास है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये हो गया। और जब भी इस बॉन्ड इस तरीके से अगर अपने पास एक बॉन्ड है, कि अगर अपन बात करें कि अपने पास एक बॉन्ड है, जैसे अपन बार बार ए भी ले रहे तो कुछ और ले लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, एक्स और वाई है। अगर यहाँ पे दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा ई एन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को अपन ई एन से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ई एन, कि अगर अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दैट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एक्स माइनस अगर वाई कर दे, अगर ये अपने पास क्या है इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर ये 0 नहीं है तो x का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, y का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर x का ज्यादा है तो x ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। और इस तरीके से जो चार्ज सेपरेशन होता है, और जिस बॉन्ड में चार्ज सेपरेशन होता है उसको अपन बोलते हैं क्या, पोलर बॉन्ड। तो ये कुछ वर्ड है जो ज्यादा काम अपने पास बॉन्डिंग में आएंगे, लेकिन वहां पे भी अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे ही डिफाइन करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में यहीं पे दे रहा हूँ। पोलर बॉन्ड, कि जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, तो उस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, दूसरे पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो एक तरीके बॉन्ड में क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और ऐसे बॉन्ड को अपन नाम देते हैं क्या, पोलर बॉन्ड। और अगर यही चीज अपने पास होता कि ए और बी है अपने पास, ये दोनों भले अलग अलग है लेकिन दोनों का मान लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा ई एन, that is electronegativity of A minus electronegativity of B, ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो एक केस तो ये होगा कि अगर दोनों एटम सेम होते हैं, दोनों तरफ ए होता है या दोनों तरफ बी होता, तब तो बेसिक बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 रहेगा ही। दो एटम भी हो सकते हैं जिनके लिए वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो उस केस में अपन बात कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने पास दोनों का सेम हो गया, मतलब दोनों का अट्रैक्शन अपने पास बराबर है, तो यहाँ पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। और चार्ज सेपरेशन अगर नहीं होता है तो ऐसे बॉन्ड को अपन बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। एक और चीज आती है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा। तो ये भी चाहो तो लिख सकते हो, वैसे इतना डीप अपने में यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लो कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा, मतलब रिलेटिवली क्या होगा कि एक एलिमेंट का दूसरे के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब उसकी टेंडेंसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचने की ज्यादा है, तो उसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा, तो जितना नेगेटिव आएगा दूसरे को उतना पॉजिटिव आएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा, जो चार्ज सेपरेशन हो रहा है माइनस टेल और प्लस टेल उतना ज्यादा होगा। तो ये एक चीज है, और इसके क्या फर्क पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है, ये सब चीजें अपन देखेंगे बॉन्डिंग में। और जिन लोगों ने बॉन्डिंग पढ़ रखा होगा उनको पता भी होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से इस तरीके से चार्ज सेपरेशन होता है, और उसी को अपन बोलते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर में आयोनिक, कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर आ गया। इसके डीप में मैं जाना नहीं चाहता अभी क्योंकि फालतू टाइम वेस्ट होगा। तो तुमको फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक एटम का बाउंड्री इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स लगाएगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और दूसरे का कम है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वहां पे क्या होगा, चार्ज सेपरेशन हो जाएगा कि जो ज्यादा खींच रहा है उस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, और ऐसे बॉन्ड को अपन नाम देते हैं क्या, पोलर बॉन्ड। और जहां पे अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है वहां पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पे दोनों का बराबर अट्रैक्शन रहेगा, तो चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, तो ऐसे बॉन्ड को अपन बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। हाँ अब बोलो। सर यही पूछना था, पोलर और नॉन पोलर के बीच में स्लाइट डिफरेंस। हाँ अभी क्लियर है? यस। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया अपने पास। वैसे ये भी बॉन्डिंग से रिलेटेड है, तो जैसे मैंने बोला कि वहां पे अपन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ही हेल्प लेंगे, तो साथ में पढ़ लिया तो कोई गलत बात नहीं है, वहां पे भी दोबारा पढ़ लेंगे। वैसे यूज अभी आएगा नहीं है क्वेश्चन वगैरह में, हाँ वहां पे भी रिलेट कर लेंगे तो ज्यादा इजीली वहां समझ सर पाओगे। एक बार चार्ज सेपरेशन और टॉपिक में से बता दीजिए सर, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है। तो चार्ज सेपरेशन में ऐसे बोल रहा हूँ कि अपने पास जैसे दो एटम थे ए और बी, हाँ तो अगर अपन बोले कि ए और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का
न्यूक्लियस जो है बराबर अट्रैक्ट कर रहा है इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन अगर एक का ज्यादा हो गया दूसरे का कम हो गया तो एक जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, जैसे अपन नॉर्मली तो ले रहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ए का ज्यादा है और बी का कम है, बस जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है एक की तरफ ज्यादा झुके हुए रहेंगे और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक की तरफ ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब एक तरह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही हो गया ना, इलेक्ट्रॉन एक की तरफ ज्यादा है तो अपन बोल रहे हैं कि जिधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा रहेगा उस पर नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है। अगर पूरा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर उठ के आ जाता तो अपन बोलते कि -1 चार्ज आ गया और दूसरे पे +1 आ गया। लेकिन अभी अपन बोले कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा है तो अपन बोलेंगे पार्शियल नेगेटिव आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा खींच रहा है उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस चीज को बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक ही तरफ ज्यादा झुके हुए हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ही तरफ ज्यादा है और दूसरे पे अपने पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब उससे क्या है दूर है। मतलब जहां नेगेटिव अपन लगा रखा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके ज्यादा पास है, जिसपे पॉजिटिव लगा रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड उससे दूर है। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब क्या, नेगेटिवली चार्ज है ना, तो नेगेटिवली चार्ज क्लाउड जिसके पास रहेगा उस पर क्या रहेगा, हल्का सा नेगेटिव चार्ज रहेगा। समझ में आया क्या अभी? यस सर। चलो तो ये हो गया अपने पास। तो ये अपन इसकी डेफिनेशन की बात कर ली, किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं एक बॉन्ड में उसकी बात कर ली, चार्ज सेपरेशन, पोलर नॉन पोलर बॉन्ड, इसका बात हो गया। अच्छा अगर मैं तुमसे एक चीज पूछूं कि अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लिया और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ लिया, दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ तो देखो सही बोला है, लेकिन कि जैसे अपने पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अपन बात कर रहे हैं तो वहां पे एक आइसोलेटेड गैसियस एटम था और यहाँ पे अपने पास जो एटम है वो बॉन्डेड एटम है कि कोई भी एटम है उसका इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो बॉन्ड में प्रेजेंट है। तो पहला डिफरेंस तो हो गया। इलेक्ट्रॉन वाइज भी डिफरेंस है, ये तो एटम वाइज डिफरेंस हो गया कि यहाँ पे वहाँ पे आइसोलेटेड एटम था, यहाँ पे बॉन्डेड एटम है। वहां पे जो इलेक्ट्रॉन था फ्री इलेक्ट्रॉन था, मतलब एक बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा उसको अपने को एटम में अट्रैक्ट करना था, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन था उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी एक तरीके से वो। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पास जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से कि वो बॉन्ड में प्रेजेंट है। एकदम सही सोचा। इस तरीके से अपने पास ये दो डिफरेंस तुम कर सकते हो, एटम के हिसाब से भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है तो ये सर, कुछ तुमको दिमाग सर, लगा के रिलेट करना होता है इस तरीके से। हाँ बोलो। सर इसको एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। इसको एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। देखो ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ पॉलीवेलेंट एनायन पॉलीवेलेंट जिसपे चार्ज -2 रहे, -3 रहे, -4 रहे। मोनोवेलेंट मतलब -1, पॉलीवेलेंट मतलब 1 से ज्यादा। हाँ तो अपन ये हाँ बोलो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू एटम्स पे डिफाइन होती है। आवाज नहीं आया तुम्हारा क्लियर। सर एक बार डिफरेंस तो बता दीजिए सर। हाँ पहले अपन डिफरेंस देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने पास क्या है। पहली बात तो वहां पे अपन बात कर रहे थे कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है उसमें अपने को इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो वहां पे एटम जो था वो आइसोलेटेड था, मतलब वो बॉन्ड वगैरह में किसी के साथ नहीं था, एक फ्री एटम था जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं था। और जो इलेक्ट्रॉन था वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन था। तो एक आइसोलेटेड एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन आके ऐड करना है, तो उससे रिलेटेड डिस्कशन था, उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी की कितना इजीली अट्रैक्ट कंबाइंड हो पा रहा है, कितना इजीली नहीं हो पा रहा है। हाँ और इसमें अपने पास क्या है, जो एटम है वो बॉन्डेड एटम है और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी बॉन्ड के ही प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे एटम आइसोलेटेड नहीं है। ये डिफरेंस है। ठीक है। नेक्स्ट जो है एक और चीज यहाँ पे आएगी कि देयर इज नो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हैज it is tendency to attract bonded electrons। तो इसको अपन एनर्जी वाइज डिफाइन नहीं कर रहे, सिर्फ बोल रहे कि कौन कितना अट्रैक्ट कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा है। कोई एनर्जी का मेजरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं रहेगी क्योंकि एनर्जी तो है नहीं। तो इस तरीके से तो लिखो इसमें देयर इज नो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज इट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। और चाहो तो लिख लो नॉट एन एनर्जी, ये कोई एनर्जी नहीं है, कोई एनर्जी का कैलकुलेशन नहीं है। एक और पॉइंट है इसमें कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
मतलब ए एक्स नहीं है, एक्स जैसा सिंबल है थोड़ा, इसको तुमको एक्स मतलब अपन क्या करते हैं सीधा ऐसे क्रॉस कर देते हैं, तो दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है इस तरीके से थोड़ा ऐसे बनाते हैं, इसको अपन बोलते हैं चाय, इस तरीके से तो लिखते CHIA, तो ऐसे रिप्रेजेंट करता है नॉर्मली, लेकिन अपन एक्स ही लिखेंगे इसको, वो एक्स है नहीं, थोड़ा उनको लाइंस को बेंड कर देना है इस तरीके से जैसे मैंने बना रखा है, थोड़ा उस तरीके से बनाने की कोशिश करो। तो रिप्रेजेंटेशन है, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से होता है, और इसको जो रिप्रेजेंटेशन इसको चाई बोलते हैं, वो लिखेंगे CHI। हाँ तो ये हो गया, ये तो खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कभी कभी अगर दे दे तो इस तरीके से, वैसे पूछा नहीं गया है कभी। तो ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट जो आ जाएगा अपने पास फैक्टर्स आ जाएंगे इससे रिलेटेड, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो पहला फैक्टर अपने पास वो आएगा क्या, Z इफेक्टिव। तो Z इफेक्टिव की क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, क्योंकि Z proportional इफेक्टिव होगा। एक तरीके से क्या है, जितना ज्यादा Z इफेक्टिव है उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा, मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा रहेगी। तो पहला फैक्टर अपने पास ये हो गया। दूसरा फैक्टर वही साइज लिखेंगे, तो साइज मतलब डिस्टेंस के हिसाब से देखोगे कि जितना पास रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, और जितना दूर रहेगा उतना कम अट्रैक्ट कर पाएगा। तो साइज की क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो न्यूक्लियस से जितना दूर है उतना कम वो अट्रैक्ट कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी कम रहेगी। वो जितना पास है उतना ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रहेगी। तो मेनली ये दो फैक्टर है। एक फैक्टर अपन और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, थर्ड जो है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में वैसे ही बोलेंगे कि अपने पास जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ज्यादा Z इफेक्टिव रहेगा, मतलब उतना ज्यादा क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो सिंपली इसको अपन पहले डिस्कस कर चुके एक तरीके से, तो पहले कि अपने पास क्या है कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा रहेगा, Z इफेक्टिव अपने पास उतना ज्यादा होता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने पास उतनी ज्यादा रहेगी। तो जैसे अपन एग्जांपल ले लें कि Mn+2, Mn+4, Mn+7, तो इसमें अगर देखोगे तो अपने पास क्या है कि पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा Z इफेक्टिव बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी बढ़ती जाएगी। अगर +7 में बॉन्ड बना रखा है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू +2। इसी तरीके से अगर अपन बात कर ले जैसे Fe, अच्छा एक और चीज तुम देखोगे, मैं ज्यादा एग्जांपल लेता हूँ Fe के लेता हूँ, Mn का लेता हूँ, क्योंकि अपन जो डी ब्लॉक पे ज्यादातर कंपाउंड्स की बात करते हो कुछ सर्टेन मेटल्स के ही कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो जो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है वो इन्हीं से रिलेटेड आती है। तो इसलिए अपन कुछ एग्जांपल जैसे अगर ऑक्सीडेशन वाइज बात कर रहे हैं तो अपन बार बार उन्हीं एक दो एग्जांपल्स को ही अलग अलग तरीके से लिखते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादा यूज वही होते हैं, तो इस तरीके से अपन एग्जाम्पल्स भी लेते हैं। जैसे तुमको दे रहा है कि Fe+2, Fe+3, तो वही अपने पास पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा रहेगा अट्रैक्शन उतना ज्यादा रहेगा। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर अपन बात करें तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ रहा है तो अपने पास इस तरीके से क्या होगा कि Z इफेक्टिव कम होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को ही अट्रैक्ट करना है, अगर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी वैसे ही कम हो जाएगी। तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा रहेगा Z इफेक्टिव अपन पहले देख चुके हैं कि उतना कम रहेगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम रहेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही कम रहेगी। तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, तो मतलब नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम है। एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर भी वही अपने पास कोई भी ले लो, एक लिख लेते हैं कि O2-, O- और O। तो माइनस चार्ज जितना ज्यादा है अट्रैक्शन उतना कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम है, तो ये अपने पास ऑर्डर आ जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ये हो गया। ठीक है,
एक और फैक्टर है जिसको अपन नहीं समझ पाएंगे अभी, तो उसको अपन समझेंगे बॉन्डिंग में, बस मैं लिखा यहाँ देता हूँ, क्योंकि जब तुम सब कुछ पढ़ चुके होंगे, 12th में जा चुके होंगे, और जब रिवाइज करोगे तो तुम आपस में रिलेट कर पाओगे। तो ये फैक्टर ये है अपने पास हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, वैसे तुमको ऑर्गेनिक पढ़ा होगा ना हाइब्रिडाइजेशन, तो थोड़ा बहुत तो किस तरीके से निकालते हैं एटलीस्ट इतना तो बताया होगा। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एन एटम, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है या sp3 है। तो अभी सिर्फ इसका ये लिख लो कि किस तरीके का वेरिएशन है, इसको समझेंगे अपन बॉन्डिंग में। जब अपन हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और क्या क्या उसका प्रॉपर्टी होता है, उसके उसमें एक अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी लेंगे कि अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये चीज अभी लिख लेनी है, इसमें फालतू ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये अपन बॉन्डिंग में एक्सप्लेन करेंगे। ये हो गया। तो मेनली 3 ही पॉइंट रहे, वैसे तो 2 ही है, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा, तो अलग अलग आयन के लिए बात करें तो कैसे वेरी कर रहा है, और हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन में वो बॉन्डिंग में डिस्कस होगा। तो ये हो गया। इसमें नेक्स्ट जो है जनरल ट्रेंड लिख लेते हैं पहले, कुछ एग्जांपल्स लिख लेंगे। सर थोड़ा सा जनरल सर ट्रेंड्स, सर थोड़ा सा ऊपर सर जनरल ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। हाँ, तो जनरल ट्रेंड में देखो क्या आएगा अपने पास कि अगर अपन पीरियड में बात करें, इन पीरियड, तो अगर पीरियड में अपन बात करें तो पीरियड में अगर अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियड में अगर अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सर इंक्रीज होगा, सर क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। सही बोल रहे हो एकदम, कि लेफ्ट टू राइट जाने के अपने पास 2 फैक्टर ही देखेंगे मेनली, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब हमने बताया कि जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से भी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेडियस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेडियस के कम होने की वजह से भी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। तो दोनों फैक्टर क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो नेट में भी तुमको क्या दिखेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने को बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अपन बोल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, रेडियस कम हो रहा, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। तो नेट में अपने को बढ़ता हुआ ही दिखेगा। तो अपन लिख सकते हैं कि अक्रॉस पीरियड ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। इसी तरीके से अगर अपन ग्रुप में बात करें कि इन ग्रुप, तो ग्रुप में अगर अपन देखें तो ग्रुप में अगर अपन जाते हैं टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम जाने पे अपने पास वही जेड इफेक्टिव में तो उतना कोई खास वेरिएशन नहीं आ रहा है, वो तो लगभग सबके लिए एक जैसा ही है। रेडियस जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो रेडियस के जेड इफेक्टिव की वजह से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो सबके लिए क्या सेम है। लेकिन रेडियस क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज कर रहा है, और रेडियस के इंक्रीज करने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक ही फैक्टर है, एक तो कांस्टेंट हो गया, तो उसी फैक्टर के हिसाब से रिजल्ट आएगा कि रेडियस डिक्रीज कर रहा है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगा। मेटालिक कैरेक्टर भी तो इंक्रीज कर अब नहीं देखना तो अपने को इसी से ना, सब आपस में रिलेटेड है कि रेडियस इंक्रीज कर रहा है, उस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये डिक्रीज करेगा। तो इसमें लिख सकते हैं कि अपन ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, क्योंकि रेडियस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो मैं कुछ एलिमेंट्स हैं जो तुम्हारे पास बार बार यूज होंगे, उनकी मैं वैल्यूज दिखा देता हूँ, वो तुमको याद करनी पड़ेगी। 7-8 एलिमेंट्स हैं। तो देखो क्या क्या है कि अपने पास हाइड्रोजन है पहले पीरियड में,
दूसरे पीरियड में अगर अपन देखें तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इसमें क्लोरीन आता है नीचे, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, इसकी भी याद रखनी पड़ेगी, क्लोरीन इसका भी याद रखना पड़ेगा, सॉरी फॉस्फोरस। तो और तो क्या है, इतने का याद रख लोगे काफी है। तो ये कुछ एलिमेंट्स है जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुमको याद होना चाहिए। तो हाइड्रोजन के लिए अपने पास होता है क्या 2.1, इसका होता है 2.5, इसका होता है 3.0 मतलब 3, इसका 3.5 और इसका 4.04। क्लोरीन का होता है 3, ब्रोमीन का होता है 2.8, आयोडीन का होता है 2.5, सल्फर का भी होता है 2.1 और फॉस्फोरस का भी होता है सल्फर का 2.5 और फॉस्फोरस का 2.1। तो ये है। तो इसमें देख सकते हो कि जैसे अपन बात करें क्लोरीन का 3 है, नाइट्रोजन का भी 3 है, तो इन दोनों का सेम है। और अगर देखोगे तो अपने पास जो है हाइड्रोजन का 2.1 है, फॉस्फोरस का 2.1 है, इन दोनों का सेम हो गया। इसी तरीके से कार्बन, सल्फर और आयोडीन, इन तीनों का सेम है। बाकी तो सब अलग अलग है। तो ये है अपने पास। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो फ्लोरीन होता है अपने पास, फ्लोरीन का जो है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू इन पीरियोडिक टेबल, मैक्सिमम इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। तो ये है अपने पास। तो इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा तरीका अपन ऐसे लिख सकते हैं कि पहले अगर इनको ऑर्डर में जा रहा है तो सबसे ज्यादा क्या है, फ्लोरीन है, इन्हीं की चीज में बात कर रहा हूँ। उसके बाद ऑक्सीजन आएगा 3.5, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन आ जाएगा। उसके बाद अपने पास ब्रोमीन आ जाएगा 2.8, फिर अपने पास ये सारे आ जाएंगे 2.5 वाले। तो उसमें अपने पास आयोडीन है, उसके बाद सल्फर है, फिर कार्बन है, उसके बाद अपने पास फॉस्फोरस और हाइड्रोजन। तो ऐसे एक ट्रिक लिखते हैं अपन। पहले तो ये इन दो, फ्लोरीन का ज्यादा है, नाइट्रोजन क्लोरीन का सेम है, और आयोडीन, सल्फर, कार्बन इनका सेम है, और इन दोनों का सेम है। तो इस तरह देखो याद रखना है कि फन, यहाँ से फ्लोरीन दिखेगा, मतलब एफ का साउंड आना चाहिए तुमको। अच्छा, दोनों को मिला के अपने ऐसा लिखते हैं, 1 मिनट। फन तो एफ और ओ, इस तरीके से कुछ। यहाँ पे एन और सी एल का दोनों सेम है, तो इसके लिए अपन यूज करेंगे नकल, NCl, BR, बियर, ISC, इस्क, और PH, पहलवान। तो PH, ठीक है। तो इस तरह याद रख सकते हो, फन, नकल, बियर, इस्क, पहलवान, ऐसे करके ऑर्डर याद हो जाएगा। तो उस हिसाब से भी तुम ध्यान रख सकते हो। धीरे धीरे वैसे यूज इतनी बार करोगे तुम कि वो अपने आप ही याद हो जाता है, तो उसमें कोई उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम एकदम ऐसे हो जाओ कि मैं तो कोई पढ़ूंगा ही नहीं, यूज करते करते याद हो जाएगा, तो इतना भी वो ऐसा भी नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा एक दो बार पढ़ लोगे, फिर बीच बीच में बॉन्डिंग में अपन इतनी बार बोलेंगे कुछ सर्टेन एलिमेंट्स को, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनको इतनी बार यूज लेंगे तो धीरे धीरे तुमको याद होने लगेगा। तो वैसे भी ज्यादा नहीं है, 9-10 एलिमेंट है, तो वो यूज इतनी बार होते हैं कि लगभग सबको याद हो जाता है। और अगर तुम बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो फिर तो ऐसा तो नहीं कि कोई तुम्हारा दिमाग खोल के उसके अंदर बिठाएगा तुम्हारे। तो ये है अपने पास कि इन एलिमेंट्स का तुमको याद करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है जनरली, ऐसे कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। और फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, वो पॉइंट तो तुमको ध्यान रखना है, कॉमनली पूछता रहता है। इसमें एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं, कुछ कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। कंपैरिजन क्या है, अपन थोड़े एक्सेप्शनल की ही बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी उतना ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि पीरियोडिक, सॉरी,
जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में जो अपने पास ब्लॉक केमिस्ट्री है, ब्लॉक केमिस्ट्री मतलब मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि एनसीईआरटी में हर ब्लॉक के एलिमेंट्स को अलग अलग चैप्टर वाइज दे रखा है। जैसे इस ब्लॉक को अलग दिया हुआ है तो उसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को डिस्कस करता है, एक चैप्टर होगा इस ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 11th में बोरोन और कार्बन फैमिली, जो पहले 2 ग्रुप है 13 और 14 ग्रुप, उसके एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करता है। तो वहां पे उसने थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी डिस्कस कर रखा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उसने दे रखा है इसलिए अपन लिखवा देते हैं। तो क्वेश्चन वही रहेगा कि अपने को देखना है कि राइट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फॉर फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें अपन एक तो ले रहे हैं क्या, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स, तो इसमें आ जाएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो अपने देखा था कि फ्लोरीन का 4 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है, इसका 2.5 होता है, बोरोन को देखोगे इसका 2 होता है, इसका 1.5 होता है और इसका 1 होता है। तो एक तरीके से अपन बोल रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज कर रहा है और 1.5 का इंक्रीज आता जा रहा है हर बार, कि अगर लिथियम से बेरिलियम जा रहे हैं तो 1 से 1.5 हो गया, बेरिलियम से बोरोन जा रहे हैं तो 2 हो जा रहा है, बोरोन से कार्बन जा रहा है तो 2.5 हो जा रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है और 2.5 का ही इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो अपने पास बात होगी किसकी, पीरियड 2 के एलिमेंट्स की। तो ये एक ऑब्जर्वेशन था जो तुमको ध्यान रखना है कि सेकेंड पीरियड में 0.5 से इंक्रीज करता जाता है और फ्लोरीन का मैक्सिमम होता है दैट इज 4। तो एक ये हो गया जो थोड़ा ध्यान रखना। सेकंड अपने पास जो है बोरोन फैमिली में थोड़ा सा एक्सेप्शन है। ये बोरोन फैमिली अपन ने देखा था कि कहीं पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जा रहा है डी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्वेश्चन उतने कॉमन नहीं है तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपने को देख लेना है क्योंकि एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ लोगे तो माइंड में थोड़ा बैठ जाएगा कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। तो अपन बोलते हैं कि लेफ्ट डाउन द ग्रुप जाने पे अपने पास क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो बोरोन से एल्यूमिनियम जाओगे तो यहाँ पे तो डिक्रीज होगा कि 2 से 2.5 हो गया, लेकिन इसके आगे इंक्रीज कर रहा है कि 2.5, 2.6, 2.7, सॉरी 1.7 एंड 1.8 कि 2 से बोरोन से एल्यूमिनियम गए तो डिक्रीज किया, लेकिन उसके बाद क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो ये आ गया अपने पास थोड़ा सा एक्सेप्शनल वैल्यू। और इसी तरीके से अपने पास कार्बन फैमिली के लिए भी आएगा। वहां पे क्या हो रहा है कि कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। तो कार्बन से अगर अपन डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जनरल ट्रेंड के हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, डिक्रीज करना चाहिए था। तो कार्बन से सिलिकॉन तो डिक्रीज करेगा, इसका 2.5 है, लेकिन सिलिकॉन से जर्मेनियम, जर्मेनियम से टिन, टिन से लेड, इन सब का क्या होता है, लगभग इक्वल होता है, दैट इज 1.8। तो एक ये हो गया, तो ये भी याद करने वाली ही चीज है। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। तो ये दो एक तरीके से एक्सेप्टर की तरह हो गया, लेकिन मैं फिर वही बोलूंगा कि उतना नहीं पूछता है तो नहीं याद करोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन लिखा हुआ है तो एक बार तो पढ़ ही लेना एटलीस्ट। तो ये हो गया अपने पास। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बेसिकली इतना ही डिस्कस करते हैं अपन। एक छोटा सा चीज बता अपने पास कि जो अपन ये वैल्यूज दे रहे हैं ना, इनके लिए अपन किसी बेसिस पे तो अपन ने कैलकुलेट किया होगा कि जैसे फ्लोरीन के लिए 4 है, ऑक्सीजन के लिए 3.5 है, नाइट्रोजन के लिए 3 है। सर एक बार कार्बन पे दिखा दीजिए। हाँ, कि कार्बन के लिए 2.5 है। तो इसके लिए अपन अलग अलग स्केल के थ्रू इनको कैलकुलेट करते हैं। अपन स्केल्स बना रखी है जिनमें जिसके हिसाब से अपन कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली अपने को 2 स्केल यहाँ पर मतलब पढ़नी है, तो उनकी भी अपन बात कर लेते हैं। और उन दोनों स्केल की जो वैल्यूज है उसमें क्या रिलेशन है उनके बारे में बात कर लेते हैं, और कौन से स्केल के हिसाब से अपन ने ये वैल्यूज लिखी है उसकी अपन बात कर लेते हैं। लिख लिया सर, थैंक यू। हाँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लास्ट हेडिंग रहेगा अपना। तो इसमें देख सकते हैं अपने डेफिनेशन डिफाइन किया है इसको, जनरल ट्रेंड क्या होता है और कुछ एलिमेंट्स की वैल्यूज याद की जो अपने पास ऑर्गेनिक के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो वैल्यूज याद होना चाहिए, कुछ एक्सेप्शन भी लिख लिए। अब क्या क्या स्केल्स यूज करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें रहेगा कि डिफरेंट scales used to measure electron negativity values for elements of elements। ये हो गया, ठीक है, कि क्या क्या स्केल है। तो पहला स्केल जो आता है अपने पास, ये है अपने पास मुलिकन स्केल। मुलिकन्स स्केल। तो देखो इसके अकॉर्डिंग अपन कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इसको इस तरीके से डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट is equal to average value of its electron affinity and ionization energy वैल्यू। कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मैग्नीट्यूड वाइज क्या वैल्यू है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मैग्नीट्यूड वाइज क्या वैल्यू है, उन दोनों का एवरेज ले लो तो वो अपने पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, तो जो भी एवरेज आएगा दोनों का, मतलब अपन ये बोलना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसको अपन ने बोला था कि रिप्रेजेंट करते हैं अपन चाई इस तरीके से, इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, एवरेज इस तरीके से आएगा। एक चीज बस ध्यान रखनी कि दोनों को अपने को किस में लेना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में लेना है। जो वैल्यू अपन रखेंगे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में रखेंगे। सर तो इसके हिसाब से वैल्यू आ गई, हाँ मतलब यूनिट आ गया। नहीं, मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड अपने को रखना है। ओके सर। हाँ देखो अपन मतलब जैसे अपन ने जैसे पता चल गया कि फ्लोरीन ज्यादा अट्रैक्ट करता है और ऑक्सीजन कम अट्रैक्ट करता है, तो एक तो अपने कुछ वैल्यू तो असाइन करनी पड़ेगी ना, कि जिसको ज्यादा है उसको ज्यादा नंबर देना है, तो अपन उस हिसाब से दे रहे हैं। तो लेकिन इस स्केल का लिमिटेशन ये है कि जैसे अपन बार बार बोलते आ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपन सब एलिमेंट के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि सब एलिमेंट में ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रहेगी नेचुरली या नॉर्मली। तो इसको अपन सबके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये उतना यूजफुल नहीं है जितना अपन सेकंड स्केल में पढ़ने वाले हैं वो यूजफुल है। तो सर हाँ सर मोल फ्रैक्शन को भी डिनोट करते हैं। क्या चीज? मोल फ्रैक्शन को भी डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने स्टार्टिंग बोला ना, दोनों चीजें अलग अलग है। क्या कहीं लिखा है मोल फ्रैक्शन को? नहीं गलत पढ़ा हुआ तुमने। मोल फ्रैक्शन को नॉर्मली x स्टडी लिखते हैं। यूज करा है ना। क्या चीज? तुम्हारी आवाज नहीं आई सही से। पाउलिंग स्केल। तो जो ये पाउलिंग स्केल है ये बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे अपने को बताता है, तो ये ज्यादा यूजफुल है। और जो वैल्यूज अपन ने अभी लिखी थी कि फ्लोरीन का 4 है, ऑक्सीजन का 3.5 है, वो पाउलिंग स्केल के बेसिस पे ही अपन ने लिखी है। मतलब उसके पाउलिंग स्केल पे जो वैल्यूज आती है उसी को अपन यूज करते हैं, मतलब ये ज्यादा एक्सेप्टेड है इसकी वैल्यूज, तो इसी को अपन नॉर्मली यूज भी करते हैं। तो ये किस तरीके से बताता है, तो ये एक तरीके से बॉन्डिंग स्टेट में बात करता है। मतलब इस तरीके से बोलेंगे जैसे मान लो कि अपने पास वही जो था ए और बी के बीच, तो यहाँ पे अपन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकाल सकते हैं कि अपने पास जो है दो एटम है ए और बी, इनके बीच जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसमें जो अपने पास एलिमेंट ए है और एलिमेंट बी है, इन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस रहेगा दैट इज डेल्टा ई एन। तो अपन मैग्नीट्यूड वाइज बोल देते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो जिसका ज्यादा रहेगा उसको अपन कम वाले में से माइनस कर देंगे, तो अपन मोड लगा देते हैं क्योंकि अपने को सिर्फ यहाँ से वैल्यूज मिलेगी। हाँ तो ये है अपने पास। तो इसके लिए अपन इसने फॉर्मूला दिया था कि एक बॉन्ड में जो दो एटम है दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस रहेगा डेल्टा ई एन, वो अपने पास होता है
0.208 इंटू रूट में डेल्टा। ये डेल्टा क्या है, इसको अपन इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कुछ, देखो कि वेयर डेल्टा इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी हो गई, माइनस रूट के अंदर अगेन रूट आएगा कि रूट बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड कि अगर ए के दोनों एटम्स के बीच बॉन्ड हो तो उस बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बॉन्ड। अगर बी के दो एटम ले ले, उनके बीच अगर अपन बॉन्ड बना दे तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, तो ये अपने पास क्या होती है, डेल्टा की वैल्यू होती है। तो वैसे यहाँ से न्यूमेरिकल आज दिन तक कभी नहीं पूछा गया, न जेई मेंस में, न जेई एडवांस में, ना ही नीट में। तो न्यूमेरिकल्स वगैरह वाइज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही स्केल वाले से सवाल आते हैं, लेकिन फिर भी अपने को ये तो पता होना चाहिए कि जो अपन वैल्यूज लिख रहे हैं कौन सी स्केल से लिख रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी कैसे, इस बेसिस पे अपन ने लिख लिया है। क्या चीज? बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालने, बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालने, बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालते हैं? बॉन्ड एनर्जी तो मैं वही एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करूंगी, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी अपने को देना पड़ रहा है। कि जैसे Cl2 मॉलिक्यूल ले लिया, 1 मोल Cl2 मॉलिक्यूल ले लो, उसको एनर्जी देते जाओ, एनर्जी तो अपन मेजर कर सकते हैं, काफी तरीके होते हैं, देख लो कि पूरा कब ब्रेक हो गया है वो, तो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट होगा, तो डेटा तुमको गिवन होगा। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे ये है कि ये जो अपन बॉन्ड एनर्जी ले रखा है इसको अपन कौन सी यूनिट में लेंगे, किलो कैलोरी पर मोल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एनर्जीज, क्योंकि काफी सारी है, बॉन्ड एनर्जीज आर टेकन इन किलो कैलोरी पर मोल। तो कुछ नहीं करना है तुमको, अगर क्वेश्चन भी पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि ए बी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी दे देगा, ए बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी दे देगा और बी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी दे देगा। तो पहले इस फॉर्मूले पुट करके डेल्टा निकाल देना, फिर इसमें पुट करके दोनों का डिफरेंस निकाल देना, तो तुमसे डिफरेंस पूछेगा। और अगर मैं क्या करूं, एनर्जी को किलो कैलोरी में नहीं देके किलो जूल में लिख दूं, क्योंकि कॉमनली अपन किलो जूल को ही ज्यादा यूज करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को या बॉन्ड एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि delta En, that is electronegativity difference between A and B, electronegativity of A minus electronegativity of B। डिफरेंस है तो पॉजिटिव ही निकालेंगे, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करेंगे, तो ये अपने पास हो जाएगा 0.1017 रूट डेल्टा। डेल्टा अपने पास वही रहेगा, सेम चीज, बस अब अपन एनर्जी को किस में ले रहे हैं, किलो कैलोरी को जूल कन्वर्ट कर। अब ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो कि बॉन्ड एनर्जीज आर इन किलोजूल पर मोल। तो कन्वर्ट करके उससे अच्छा है ना, अपन एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, वही कन्वर्जन के हिसाब से चेंज करके देखा है, तो ये फॉर्मूला अपने पास, तो ये हो गया। और जो अपने पास ये वैल्यूज थी, अब इसके ऊपर तुम देख सकते हो यहाँ पे जो अपन लिखा था कि इन पाउलिंग स्केल या कैलकुलेटेड ऑन पाउलिंग स्केल, ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसा लिख लो, अकॉर्डिंग टू पाउलिंग स्केल। पाउलिंग स्केल के अकॉर्डिंग अपन ये वैल्यूज कैलकुलेट किए। तो ये हो गया, लास्ट टॉपिक बचा है इसमें, दोनों में क्या रिलेशन है अगर मोलिकेन स्केल और पाउलिंग स्केल की अपन बात करें तो। सर अगर सर एफ की कैलकुलेट करनी है बी को क्या लेंगे, एफ ले लेंगे, बी को क्या लेंगे? देखो अगर, हाँ ये भी सही सवाल है कि मान लो कि अपने को एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे तो अपन क्या देख रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे कि अपने को 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, उनसे 3 इक्वेशन बना के फिर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे अपने पास मान लो कि, सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखाइएगा। हाँ एक मिनट दिखा देता हूँ, पहले बता देता हूँ कि जैसे अपने मान लो कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, या फ्लोरीन हाइड्रोजन डाल दो कि अपन ने फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, तो अपन क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, इसके करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन बना लेंगे, एक वैल्यू जो भी आएगी। अब तुम क्या करो, एक एलिमेंट ले लो कोई रेफरेंस, जैसे हाइड्रोजन ले लिया, तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के लिए निकाल दो,
इसी तरीके से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए निकाल दो। तो इस तरीके से इक्वेशन बना बना के तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा और क्या। ओके सर। हाँ ओके सर। वैसे इतना डीप पे नहीं जाएगा तुमसे, क्योंकि वैसे भी अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा इससे, तो वो कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। इस तरीके न्यूमेरिकल नहीं आते, वैसे भी इनऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल तो पूछता नहीं है, तो तुमको क्वेश्चंस लगा के पता चल गया होगा। हो गया? चलो लास्ट इसमें बचा अपने पास, खत्म हो गया ये भी, कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मोलिकन स्केल और पाउलिंग स्केल, कि दोनों में जो वैल्यूज आती है उनमें क्या रिलेशन है। तो x मतलब वही हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो अपन लिख रहे थे मोलिकन स्केल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पाउलिंग स्केल। तो इसमें रिलेशन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पाउलिंग स्केल इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मोलिकन स्केल डिवाइडेड बाय 2.8। मतलब क्या होगा, जो वैल्यूज अपने पास मोलिकन स्केल पे आ रही है वो 2.8 टाइम्स है किसके, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने पास पाउलिंग स्केल पे आ रही है उसके। तो ये तो रिलेशन थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी डायरेक्ट पूछ देगा तुमसे। तो ये था अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो ये भी अपने पास खत्म हो गया। लास्ट टॉपिक इसमें अपने पास बचा क्या, ऑक्सीडेशन नंबर और इनर्ट पेयर इफेक्ट। अच्छा अगर तुम मॉड्यूल में देखोगे तो तुमको एक और चीज वहां पे देखने को मिल सकती है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और वहां पे अगर तुम देखोगे तो तुमको एक तो पॉइंट मिलेगा कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ, मतलब बॉन्ड लेंथ को कैसे कंपैरिजन करते हैं। तो अपन जब बॉन्डिंग पढ़ रहे होंगे तो वहां पे बॉन्ड लेंथ को रिलेट करने का सिर्फ एक फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे अपन यहाँ पे क्या लिखते थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो अपन लिखते थे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो उसमें अपन जेड इफेक्टिव देखते थे, रेडियस देखते थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते थे और पेनिट्रेशन पावर देखते थे, मतलब 4-5 फैक्टर अपन देखते थे। तो बॉन्ड लेंथ को ऐसे ही अफेक्ट करने वाला एक फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो वहां पे भी अपन हेडिंग डालेंगे जब बॉन्डिंग पढ़ रहे होंगे और कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ की बात कर रखे होंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। तो वहां पे पहला फैक्टर अपन लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहला दूसरा जो भी लिखेंगे वो तो बात की बात है। तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ एक फैक्टर है, तो उसकी मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अपन ने अभी बॉन्ड ही नहीं सीखा है किस तरीके से बन रहा है। तो बॉन्ड लेंथ तो क्या कंपेयर करेंगे, तो वो अपन बाद में ही देख लेंगे क्योंकि पढ़ना तो आगे पीछे ही है। तो ज्यादा अच्छा अपन बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो तुम अगर सीट में देखोगे तो तुमको एक फैक्टर दिखेगा, मतलब एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन वो दिख सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और ऐसे ही एक एप्लीकेशन दिख सकता है जो अभी अपन थोड़ी देर पहले थोड़ा सा मत उसके ऊपर डिस्कशन आया था कि कोवेलेंट करेक्टर और आयोनिक करेक्टर। तो उसमें मैं बोल रहा था कि जैसे अपन नॉर्मली बात करते हैं कि कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं होता, कोई बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता है। तो जो एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें आयोनिक करेक्टर आने का रीजन ही क्या होता है कि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है एटम्स के बीच। तो उसकी भी अपन बात बॉन्डिंग में ही करेंगे। तो दोनों एप्लीकेशन ज्यादा रिलेटेड है किससे, बॉन्डिंग से। तो वो अगर तुमको दिखे तो ऐसा नहीं सोचना है कि अपन ने पढ़ा नहीं है या छोड़ दिया है, वो अपन बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, बस थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि तो सबका पढ़ाने का अलग तरीका होता है। तो जहाँ पे ज्यादा अच्छे से अपन समझ पाएंगे वहां पे यूज करेंगे। तो क्वेश्चन उनसे रिलेटेड यहाँ पे नहीं है, क्वेश्चन तो बॉन्डिंग में ही आएंगे क्योंकि वो बॉन्ड लेंथ हो गया या कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक करेक्टर या आयोनिक करेक्ट बॉन्ड में कोवेलेंट करेक्टर, ये सब बॉन्डिंग से रिलेटेड है तो वो वहीं पे आएंगे क्वेश्चन सुन के। तो ये था